अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास का आगाज करते हैं हम। बेस की क्लास आज हमारी, और फिर हम बात करें कि हम मैट्रिक क्लास फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। मैट्रिक क्लास आगा खान बोर्ड, AKUEB बोर्ड, मैट्रिक क्लास फिजिक्स। ठीक है, चूंकि आप बच्चे जो है वो डेफिनेटली 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ के आ रहे होते, तो आपको थोड़ा बहुत तजर्बा होता है कि फिजिक्स क्या चीज है और उसकी उसमें 9 चैप्टर्स आप पढ़ के आ रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, तो मैट्रिक क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करना होता है। चैप्टर नंबर 9 तक आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा और उसके बाद हम अपने यानी वही उसी तरीके से मैं आपको एसएलओस वाइज बताऊंगा कि मैं पहले कौन से चैप्टर कराऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा, चूंकि हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और हमारे से जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी फिजिक्स को जानते हैं, तो मेरा छोटा सा सवाल होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? फिजिक्स क्या होती है, इस हवाले से आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये सवाल है आपसे, आप सोचते हैं एक मिनट के लिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज फिजिक्स और व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिक्स। जी बेटा, इनका नाम है मेरे ख्याल से उस्मा तौसीफ, हमारे साथ है। आप कॉल करके बता सकती हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? अच्छा, आई थिंक ये ड्रॉप हो गई हैं, तो लेक्चर आगे यूं पढ़ाएंगे हम कि फिजिक्स बेसिकली is a branch of science that deals with two things. If we know the interrelation between or the interaction between two things, then we can already understand the definition of physics. So physics is the study of science that deals with the property of matter and energy with their interactions. जी, तो मैं बता रहा था आपको कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद अलाउंग इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन और हाउ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज रिलेटेड टू फिजिक्स। सो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पेन मेरे हाथ में मार्कर, वो भी एक मैटर है, बिकॉज इट हैज अ मास एंड इट हैज अ certain volume. It occupies space over my hand, so it has some volume. So anything that has mass which is and occupies some space is known as matter. If matter is interacted with some sort of energy, there are many kind of energies: heat energy, sound energy, light energy. Many kind of energies are there. So if any matter interact with any kind of energy, then it means it represents the phenomena of physics. So आइए कैसे हमारी लाइफ में फिजिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, और आप अभी भी आप जहां भी बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द कई जगहों पे आपको फिजिक्स का फिनोमेना नजर आ रहा होगा। जैसे कि आप जिस रूम में है उस रूम का फैन इस वक्त रोटेट कर रहा होगा, तो फैन क्या, बेसिकली फैन इज अ मैटर एंड मैटर हैज सम एनर्जी। फैन में हम या इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस मैटर को मिलने के बाद वो मैटर रिवॉल्व करता है। इसका मतलब है मैटर और एनर्जी के मिल जाने पर फैन पे जो घूम रहा है, दैट इज नोन एज फिजिक्स। तो ये फिजिक्स मैंने बहुत छोटी सी एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि डेली लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा मेरा जो है ग्राउंड पे चलना, मूविंग ऑन द ग्राउंड इज आल्सो अ फिजिक्स, बिकॉज़ आई एम अ मैटर एंड आई एम एक्सर्टिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव ऑन, सो इट्स आल्सो अ फिजिक्स। सो फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, चूंकि आप लोग मैट्रिक क्लास में स्टूडेंट हैं, तो आप लोग के साथ ज्यादा इस पे बहस करना मुनासिब, आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स की जो है एक बुक खत्म करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर एक 3-4 महीने गैप आ गया बच्चे की स्टडीज में, तो फिजिक्स को एक बार फिर से उसकी डेफिनेशन और उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सा रिवाइज कर ले। ठीक है, अब मैं आगे चलूंगा, चूंकि ऑन बोर्ड मैट्रिक क्लास की फिजिक्स पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और आसान मैट्रिक क्लास की फिजिक्स में सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में भी केमिस्ट्री क्लास में भी एसएलओस के बारे में बात की थी, आप
यहाँ भी मैं आपसे एसएलओस के बारे में बात करूँ कि आपको एसएलओस के बारे में पता होना चाहिए। SLO is basically the of our Khan board. It is represented by student learning outcomes. के स्टूडेंट को पूरे साल में क्या क्या चीजें हमने बतानी है समझानी है उसे हम SLOs कहते हैं। और आखान बोर्ड में SLOs का मतलब होता है ये पूरा सिलेबस है। मैं आपको केमिस्ट्री क्लास में भी गाइड कर चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि आखान बोर्ड किसी भी बुक को प्रिस्क्राइब नहीं करता, किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करता अपने पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए या एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आखान बोर्ड हमेशा आपको टॉपिक फराहम करता है, उस टॉपिक आप जिस बुक से भी प्रिपेयर करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट का मैसेज है इंटरनेट इज प्रॉब्लम मेकिंग सम प्रॉब्लम, सो आई थिंक यहाँ पर नेट ओके है एंड यू हैव टू चेक योर कनेक्शन। ये सवाल है बेटा, आपने अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिए। आप यहाँ पर कनेक्शन है बिल्कुल, कनेक्टिविटी ओके आ रही है मेरे पास। ठीक है, लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। एसएलओस का मतलब मैंने समझा दिया है, इट इज अ सिलेबस ऑफ आखान बोर्ड और हम आपको पूरे साल जो लेके चलेंगे वो एसएलओस वाइज लेके चलेंगे। चैप्टर के अंदर एसएलओस हैं, हम कभी बुक से आपको रीड आउट करके नहीं पढ़ाएंगे या बुक के थ्रू हम टॉपिक देंगे आपको। हाँ, फॉलो जरूर करेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है वो आप फॉलो कर रहे होंगे। वो ऐसे टॉपिक जो एसएलओस में है और बुक में नहीं है वो हम बाहर से कहीं से नेट से आपको डाउनलोड करके आपको पढ़ाएंगे। ये अच्छी बुक या बाहर के किसी ऑथर की बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना कि आपके एसएलओस कंप्लीट होंगे, तो डेफिनेटली कंप्लीट होंगे और पूरा सिलेबस आपका एसएलओस वाइज ही कंप्लीट होगा। क्योंकि आखान बोर्ड और सिन बोर्ड में यही फर्क है, आखान बोर्ड वाले एसएलओस के थ्रू चलते हैं जबकि सिन बोर्ड वाले जो है अपना पूरी बुक उनकी टेक्स्ट बुक होती है, उनको अपने पास पेपर के हिसाब से वो कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपसे कुछ ये चीज शेयर करता हूँ कि हम एसएलओस क्या है, फिर उसको देख लेते हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने लेक्चर के दौरान स्टार्टिंग से एंड तक चैप्टर की किस सीक्वेंस में हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं यहां पर आपसे स्क्रीन शेयर करते हैं और देखिए आपके सामने स्क्रीन आ रही है और उस स्क्रीन में मैट्रिक क्लास यानी पार्ट 2 का कोर्स पूरा मेंशन हुआ है। ये चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है जिसे हम मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल सिलेबस का चैप्टर नंबर 10 है, चूंकि 9 क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 9 तक कवर होकर आ चुके हैं और मैट्रिक क्लास में आप लोग चैप्टर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक क्लास का आपका पहला चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, और ये चैप्टर मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा। अब देखिए इसमें एसएलओस बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मैं केमिस्ट्री क्लास में ब्रीफली गाइड कर चुका हूं कि एसएलओस में देखें सबसे पहले टॉपिक्स दिए होते हैं 10.1, 10.2, 10.3 ये टॉपिक्स हैं और इसके सब टॉपिक्स अगले कॉलम में आप देखें तो उसके सब टॉपिक्स में आपको 4 से 5 न्यू एसएलओस दिए गए और इन एसएलओस के बाद 3 कॉलम बने हुए, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी कि वो 3 कॉलम है। KUA स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। नॉलेज का रिप्रेजेंट करता है कि आपने दिए गए क्वेश्चन को और टॉपिक को अपनी नॉलेज की बेस पे एक्सप्लेन करना है, यानी उसमें सिर्फ आपकी नॉलेज चेक की जा रही होती है कि आपके पास इतनी इनफ नॉलेज है उस टॉपिक या उस क्वेश्चन के बारे में या नहीं। ठीक है, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जो भी टॉपिक आपको एसएलओस में दिया गया है आपके पास उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत एक्सप्लेन करना जानते हो आप। ठीक है, आपको वही 3 to 4 लाइन जिसमें सीआरक्यूज डिस्कस किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, उसमें आप 3 to 4 और 5 लाइंस के थ्रू या किसी भी कॉन्सेप्चुअल फिगर के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट वहां पे एक्सप्लेन कर सकें। ये होता है अंडरस्टैंडिंग का मतलब। जबकि एप्लीकेशन का मतलब होता है डिटेल डिस्कशन जिसमें आप डेली लाइफ की एग्जांपल्स और ये तमाम चीजें इन्फ्लुएंस बेस्ड होती है एप्लीकेशन जिसमें आप डेली लाइफ की तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सेक्टर्स या लेवल्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। KUA ये फॉलो करता है आखान बोर्ड। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ कि ये 3 चीजें आपको पहले भी समझा चुका हूं, मैं एक बार फिर से समझा दी मैंने आपको। फर्स्ट चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसका मतलब है कि हम जो फर्स्ट चैप्टर करेंगे वो होगा SHM। SHM मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो सीक्वेंस होगी वही सीक्वेंस। देखिए एक तो है सिलेबस की सीक्वेंस, एक मैं आपको जो सीक्वेंस लेके चलूंगा हमने उसको डील करना होगा। फिर है हमारे पास साउंड
और मैं आपको चैप्टर 2 साउंड ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, साउंड के बाद आता है टॉपिक ज्योमेट्री। हाँ, फिर यही सीक्वेंस है हमारी, मेरी भी यही सीक्वेंस है। मैं आपको साउंड के बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, बहुत से बच्चे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को बड़ा मुश्किल चैप्टर कहते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे आपको, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक्स जो है काफी परेशान करता है बच्चों को, लेकिन आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, इंशाल्लाह ये अच्छा हो जाएगा आपका। लाइन से इनफैक्ट हम एसएलओस की सीक्वेंस ही चल रहे हैं और पूरा से चलेंगे। ये मैं इसलिए लिखवाता हूँ बोर्ड के ऊपर, नहीं फर्स्ट डे में, इसलिए ये तमाम टॉपिक लाइन से बोर्ड के ऊपर इसलिए लिखवाता हूँ कि डे फर्स्ट से बच्चे के पास उसकी नोटबुक के अंदर, यानी नोटबुक आप यूज कर रहे होंगे कोचिंग के लिए, और नोटबुक में आप सबसे पहले पेज पे अपने पास लिख लें कि कोचिंग के जो टीचर्स हैं या कोचिंग में जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है वो इस सीक्वेंस को लेकर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो 6 महीने के बाद आपके स्कूल में कुछ और चैप्टर पढ़ाए जा रहे हो और यहाँ पर हम किसी और सीक्वेंस चल रहे हो, तो काफी बच्चे परेशान होते हैं स्कूल के टेस्ट में क्या आएगा और हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली क्रैश कर जाता है। तो आप लोग से परेशान होना है, स्कूल की प्रिपरेशन आप करें, बेशक करें, उसकी तैयारी आप अपने तरीके से करते रहेंगे, लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे होंगे। कोचिंग के अंदर बच्चा एक स्कूल से नहीं होता, वो डिफरेंट स्कूल से एक जगह जमा होकर पढ़े होते हैं बच्चे कोचिंग सेंटर में। तो यहाँ पर हमारी एक सीक्वेंस है जिसके तहत हमने मोस्ट ऑफ द स्कूल जो फॉलो करते हैं हमने उसको फॉलो किया है। ठीक है, बहुत कम, एक तो मतलब आप समझेंगे 10% स्कूल किसी और सीक्वेंस पे जा रहे हो, लेकिन हमने वो कोशिश की है कि अपने कोचिंग में उस सीक्वेंस को फॉलो किया जाए जिस सीक्वेंस से 80% ऑफ द स्कूल्स हु आर इंक्लूडिंग इन आर बोर्ड उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसमें लाइंस रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये लाइंस चलेंगे। इसके बाद है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आप की वेबसाइट से देखें, लिंक ऊपर नजर आ रहा हो आपको, आप चाहें तो लिंक से डाउनलोड कर लें अपने पास मोबाइल में लैपटॉप में जो भी आप यूज करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एरिया हम इसी सीक्वेंस से चल रहे हैं जिस सीक्वेंस में आपके एसएलओज हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन वी हैव, अच्छा ये जो चैप्टर है 17 चैप्टर आप देखें, ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर आपको रहेगा, यानी ये सबसे एंड में पढ़ाया जाएगा, ये सीक्वेंस हमारी है, हम इसके हिसाब से चल रहे होते हैं। यानी आपको करवाया जाएगा इसके बाद रेडियो एक्टिविटी, यानी यहां तक 1 से लेकर 7 तक हम एसएलओस के हिसाब से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देन नंबर 8 पे जाकर हमने एक चैप्टर को स्किप किया है, वो क्यों किया उसकी वजह मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक, इसके बाद हमने करना है रेडियो एक्टिविटी। नंबर 8 पे हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी एंड लास्ट टॉपिक था हमारा रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद आपका जो चैप्टर रह गया था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, लास्ट चैप्टर का हमारा चैप्टर नंबर 9। इसका मतलब आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपके कोर्स में 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और अगर स्टार्ट करें क्या कहते हैं, जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आपके पास ठीक 9 मंथ्स होंगे इस सिलेबस को खत्म करने के लिए, यानी मार्च में अगर आप खत्म करते हैं सिलेबस को, तो जुलाई से स्टार्ट करके मार्च में खत्म कर रहे हैं, आपके पास 9 मंथ्स हैं, और 9 मंथ्स के साथ साथ आपके पास 9 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में।
तो अगर आप ये टारगेट बनाए कि एक महीने में भी हम एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे कर लें तो हमारा सिलेबस बखूबी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये होगी कि मार्च से पहले इंशाल्लाह सिलेबस कंप्लीट हो आपका, और ये फरवरी में कंप्लीट हो जाए सिलेबस आपका। इसके बाद हमारे पास पेपर्स होते हैं, ऑन बोर्ड के पास पेपर्स आपको उर्दू बाजार से भी इजीली मिल जाएंगे। अगर आपका स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पास पेपर्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, तो हम हर चैप्टर के पास पेपर्स अलग-अलग सॉल्व करेंगे, नुमेरिकल्स करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको बोर्ड क्लियर कर दूंगा जब स्क्रीन शेयरिंग खत्म होगी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एसिलोस खत्म होने के बाद वही हम देखेंगे कि पेपर किस तरह से, एक दफा इसको भी देख लेंगे कि पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ऑन बोर्ड मैट्रिक की। जी, ये आ गई पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो KU है, ये आ गया बिल्कुल यही हिसाब है जो हमने केमिस्ट्री में देखा। केमिस्ट्री में हमने क्या देखा कि मल्टी क्वेश्चन आंसर्स आपके पास कितने होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद CRQs और ERQs, इन तीन चीजें हैं ऑन बोर्ड के अंदर, और आपको पता होनी चाहिए MCQs पेपर, RQs होते हैं एंड देन ERQs होते हैं, MCQs, CQs एंड ERQs। फिजिक्स के अंदर आपके पास जो MCQs हैं वो 25 मार्क्स के हैं, देन CRQs आपके पास 25 मार्क्स के हैं, और ERQs को बता रहे हैं आपके पास ओनली 15 मार्क्स। ठीक है, इससे मिलकर आपका पेपर फाइनलाइज होगा। ये 50 मार्क्स, 60 एंड 65 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, जो कि आपको 3 आवर्स में खत्म करना होता है। इसके अलावा आपका 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो टोटल फिजिक्स के जो मार्क्स हैं या केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो आपके 75 मार्क्स इसके टोटल होते हैं। ठीक है, ये थ्योरी का पेपर है 65, और ये प्रैक्टिकल का पेपर है, इसके 10 मार्क्स है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट फॉर फिजिक्स 10 क्लास। एंड इसमें हमारे पास ये चीज देखने के लिए है, हाँ ये देखिए आप, अब आप देख सकते हैं कि ERQs किस किस चैप्टर में से आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ERQ जो है फर्स्ट चैप्टर्स में से आ रहा है, यानी फर्स्ट 11, 12, 13, 14, बाकी से CRQ है। इसका मतलब है करंट इलेक्ट्रिसिटी तक CRQs की तैयारी, ERQs की तैयारी करनी है हमने। तो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं 1 टिल करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये 5 चैप्टर जो के हैं ये आपने ERQs के लिए रेडी करने हैं। ERQs लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, यानी एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तब भी देखो शुरू में हम आपको कर रहेंगे, मेरी जो थीम है साल के शुरू से वो ये होती है कि सबसे पहले उन चैप्टर्स कवर किया जाए जिनका वेटेज ज्यादा है ऑन बोर्ड है, ताकि बच्चे को पूरा साल वो चैप्टर को रिवाइज करने में, उसको याद करने में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी आसानी हो। तो देखिए आप नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर हमारे शुरू के चैप्टर्स हैं जिसे हमने साल के शुरू में खत्म करना है। तो ये वो चैप्टर्स हैं सारे के सारे जिसमें आपके MCQs भी बन रहे हैं, CRQs भी बन रहे हैं, और प्लस ERQs भी इसी से बनेंगे। तो आप वेटेज भी देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट 5 चैप्टर्स के मार्क्स को प्लस कर लें, देखें आप मेरी कर्सर को देखें, कर्सर में अगर आप देख रहे हैं तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि 10 और 11 चैप्टर से आपका 13 मार्क्स का निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसलिए मैंने शुरू में कहा था आपसे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो बच्चों को मुश्किल लगता है, वो ये देख के मुश्किल लगता है कि यार उन्होंने बोला मैं 14 मार्क्स का आएगा। आपने परेशान नहीं होना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, आपको ऐसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि आप सबसे इजी चैप्टर इसको ही समझेंगे। कितना बड़ा वेटेज है सारे इसको छोड़कर, अगर आप 10 और 11 को देखें तो उसको मिला के 13 मार्क्स का आ रहा है, जबकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सिर्फ इंडिविजुअली 14 मार्क्स का जो है वो पेपर में आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का फिर 15 मार्क्स का आ रहा है। तो अगर आप समझ कर लें 15 प्लस 14 प्लस 13, ठीक है, तो ये आपके मार्क्स बन जाएंगे 30, 40 और 42 मार्क्स बन जाएंगे आपके पास। इसका मतलब हुआ कि 65 में से 65 मार्क्स में से 42 मार्क्स जस्ट आपके शुरू के 5 चैप्टर के। इसका समझ आपको बात कि शुरू के 5 चैप्टर पे हमें ठीक है, और हमने इसको बहुत ज्यादा एहतियात से करना है और इसको रिवाइज भी बार बार करते रहना है। तो ये पहले दिन ये बताने का बेटा मकसद ये होता है, सिर्फ बच्चे समझते हैं कि सर पता नहीं क्यों ये इतना डिटेल में बता रहे हैं, हमारा इसका काम ही नहीं है, डायरेक्ट क्यों नहीं लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, फिर इसको जो है पैरा कॉपी स्टार्ट कर दें, पढ़ा दें।
ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको पहले बार पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और फिर इस आधे ही क्लास में जो है हम बोलेंगे बुक्स निकाले चले वही स्टार्ट हो जाए, तो बच्चे का रिजल्ट नहीं बन पाता। बच्चा समझता है कि हर चैप्टर एक ही जैसी नोयत है, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, वो डोंकी वर्क कहलाता है। हमें कहते हैं स्मार्ट वर्क, यानी डे फर्स्ट से आपको पता होना चाहिए कि मेरी बुक मेरे पास है, मेरे पास मेरे एसरोज है, और मुझे पता है कि मेरा कौन सा चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ देखिए, ये बनाने से फायदा ये हुआ और सब आपको दिखाने से फायदा ये हुआ कि आपको ये पता चला कि 9 के 9 चैप्टर्स में से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो तमाम चैप्टर्स पे भारी है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडिविजुअली 14 मार्क्स का हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से आ रहा है। इसके अलावा एक और बात पता चली हमें कि शुरू के जो 5 चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी तक अगर हम तैयारी कर लें और जो कि साल के शुरू में करेंगे, अगर हम जुलाई से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक हमारा फर्स्ट 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि हम इसी साल के अंदर 2020 के 5 चैप्टर अगर कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ा फिजिक्स का पार्ट हमारा निकल जाता है। यानी अगर आप देखें तो 65 में से सिर्फ 42 मार्क्स का सिर्फ 5 चैप्टर के अंदर है। बाकी जितने मार्क्स रिमेनिंग बचते हैं आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 7 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स, ये देखें कैसे मेरा 7 मार्क्स का यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद इंट्रोडक्टरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिला के जो है आपके पास 7 मार्क्स का सवाल आ रहा है, जबकि रेडियो एक्टिविटी से 9 मार्क्स का सवाल आ रहा है। तो इसका मतलब वेटेज आपको समझ में आ गया है। इसका मतलब अगर मैं आपको कोई बच्चा के सर आप शुरू यहाँ से करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको नजर आएगा कि सर जो चैप्टर नंबर 9 में लिखा है बोर्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर मैं अपने लेक्चर को उसी से स्टार्ट करूं तो आप बोलेंगे सर उसकी तो वेटेज ही नहीं है, कहां उसे स्टार्ट करें। वो सबसे एंड में करने का लेक्चर है। सबसे एंड में जब आप बाइंड अप कर रहे हो चीजों को, हर चीज हो चुकी हो, तो आप उस पर जाएंगे। मेरी सीक्वेंस में जो मैं अपने कोचिंग में पढ़ाऊंगा उसमें भी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फोकस बेसिकली यही होता है ताकि बच्चे इस पे पूरे साल निगाह रखें इस पैटर्न पे और इसी हिसाब से हम चले। ठीक है, तो ये बताने का मकसद आपको ये था। और इसके अलावा आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का। ठीक है, और कोई सवाल है तो काइंडली आप चैट बॉक्स में लिखते हैं। जी ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये हमारा पैटर्न था जिसके थ्रू हमें चलना है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसी सीक्वेंस से मैं चलूंगा आपके साथ बेसिक क्लास को लेकर। अब हमने लेक्चर को का आगाज भी कर देंगे आज। ठीक है, जो भी टाइम रहेगा हमारे पास उसमें शॉर्ट स्टार्ट लेना है, यानी इंट्रोडक्शन लेना है। हमने जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ लेंगे और उसके बाद आज की क्लास खत्म होगी। ठीक है, अच्छा, पहला चैप्टर नंबर 1 यानी एसएलओस का चैप्टर नंबर 10। मैं अपने 1 की सीरीज से पढ़ाऊंगा, आप एसएलओस में चैप्टर नंबर 10 को कह सकते हैं। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 10 है, जबकि हमारा साल का शुरू तो उसमें चैप्टर नंबर 1 कहेंगे इसको। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसे कहते हैं SHM एंड वेव्स। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ाने से पहले आपसे ये पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर। यानी मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं टाइप्स ऑफ मोशन। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है, चाहे तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं मुझे, चाहे तो आपका माइक खुल जाएगा, आप माइक के थ्रू मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि व्हाट आर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर। जो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, मैं आपसे सिर्फ वही पूछ रहा हूं, और अगर नहीं आ रहा तब भी आप बता देना कि मैं इसको फिर से रिव्यू कर दूंगा। जी ठीक है, जवाब आ रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ मोशंस आर। ठीक है, जवाब आया है कि 3 टाइप्स आर देयर। ओके, देन नेम देम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, आपने जवाब दिया 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। अब मुझे बताएं कि कौन कौन सी टाइप्स है, जरा जल्दी से अगर टाइप कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास अब कम रह गया।
Which are those types? If you remember, then tell me. If you don't, also tell me. Translatory, rotatory, and to and fro motion. Vibratory, sorry, vibratory. चलिए कोई बात नहीं, एक साल से मेरे ख्याल से पूरा हो गया, 9th क्लास में आ रहा था और बहुत शुरू में पढ़ा था, शायद आप भूल चुके हो। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं और उनमें फर्दर टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए जो मेन टाइप इन्होंने ये बता रही हैं वो ये कह रही हैं कि नंबर 1 इज ट्रांसलेटरी मोशन। Number 1 is translatory motion. Number 2 is rotatory motion. And number 3 is vibratory motion. समझना है बात को? ठीक है, हमारे पास 3 किस्म के मोशन है और सही कह रहे हैं 3 किस्म के मोशन, लेकिन इनकी सब टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की 3 सब टाइप्स है हमारे पास। ट्रांसलेटरी मोशन में आता है लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। बहुत से बच्चे ये बात नहीं जानते या उन्हें बात नहीं पता होती 9th क्लास के अंदर कि ट्रांसलेटरी मोशन की ये 3 टाइप फर्दर होती हैं। मेन मोशन की आप हमेशा कहेंगे 3 टाइप्स, there are 3 types of motion are there, translatory, rotatory and vibratory. But in translatory motion there are also further 3 types. Number 1 is linear motion, random motion and circular motion. ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा डिटेल की तरफ जाऊंगा। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? एक स्ट्रेट पाथ पे कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो बॉडी इज मूविंग विद अ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, यानी अगर कोई भी चीज आपको सीधी सीधी चलती नजर आए तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसलेटरी मोशन से मूव कर रही है। एग्जांपल देंगे आपको, जैसे कि इस वक्त मैं क्लास के अंदर आपके सामने व्हाइट बोर्ड के पास मूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं राइट जाता हूँ, मैं लेफ्ट जाता हूँ। ठीक है, तो ये जो मोशन है मेरा, ये एक ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि मैं एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेट मूव कर रहा हूँ, सीधे सीधे चले जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं टर्न अराउंड हो रहा हूँ तो टर्न अराउंड होकर भी मैं स्ट्रेट ही चल रहा हूँ। बेसिकली ये जो मोशन मैं कर रहा हूँ ये एक ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, अच्छा अब आप पूछेंगे सर ट्रांसलेटरी में जो आप कर रहे हैं, तो आइए टाइप पे आते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन तो हो गया, when a body is moving on a straight path then it is said to be moving with a translatory motion. ठीक है, अब इससे फर्दर क्लासिफिकेशन ये है कि लीनियर मोशन क्या है। लीनियर मोशन तब होता है जब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो, तो ये लीनियर मोशन कहलाता है। जैसे कि मैं यहां खड़ा था और मैं यूं जा रहा हूं, तो ये लीनियर मोशन। ठीक है, ये लीनियर कह रहा हूं, ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट सिंगल स्ट्रेट पाथ नोन एज लीनियर मोशन। रैंडम में क्या होता है कि आपकी पोजीशन ये है और जाना आपने यहां पर है, लेकिन आप जा ही हो रहे हैं, जा तो सीधे है लेकिन आपने अपना रास्ता थोड़ा सा रैंडम कर दिया। दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेटरी बट इट इज अ रैंडम मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी तो है क्योंकि इसमें मूव आप स्ट्रेट पाथ पे ही कर रहे हैं, ये स्ट्रेट पाथ है, ये भी स्ट्रेट पाथ है, फिर ये भी स्ट्रेट पाथ है, फिर ये भी स्ट्रेट पाथ है, इसमें भी स्ट्रेट पाथ है, लेकिन इसका जो फैशन है वो फैशन लीनियर नहीं है, वो फैशन रैंडम फैशन है, इसीलिए इसको हम ट्रांसलेटरी में रैंडम मोशन का नाम देते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे ये डिटेल्स में नहीं जाते हैं, वो उसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, दैट्स इट। वो इसको कहते हैं स्ट्रेट पाथ, इसे कहते हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और इसको कहते हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो। तो इसको डेफिनेशन अभी खत्म कर देते हैं, लेकिन हमें अगर और फर्दर डीपली पढ़ना हो तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रांसलेटरी के पास 3 टाइप्स हैं, उसमें लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। अच्छा, अब जो कंफ्यूजन है जो कि 80% स्टूडेंट, सर सर्कुलर मोशन तो रोटेटरी मोशन होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसको अपने ज़हन से निकाल दें आप, और इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी कि सर हम हमेशा रोटेटरी और सर्कुलर को मिला देते हैं, ऐसा नहीं है, इसको हम अलग बताएंगे आपको। When a body is moving in a straight path, it is said to be moving with this linear motion. When a body covering a random path in a straight fashion, that is random motion. And when a body is moving in a
सर्कुलर पाथ। अगर बॉडी फॉर एग्जांपल आप किसी पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, एक पार्क का चक्कर लगा रहे हैं जो कि राउंड फेस में है, ठीक है, राउंड शक्ल में है, इसका मतलब है कि आप जा तो सीधे सीधे ही रहे, आप भाग रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे भाग रहे हैं, लेकिन आप एक सर्कल ट्रैक को कवर कर रहे हैं। सर्कल ट्रैक को अगर इसको अगर मैं खोल दूं सर्कल को, अगर सर्कल खोलेंगे तो फिर से स्ट्रेट पाथ बन जाएगा। तो बेसिकली ये सब स्ट्रेट पाथ के अंदर आते हैं। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट पाथ। दिस इज इफ यू स्ट्रेच दिस रैंडम पाथ इट बिकम्स स्ट्रेट, if you stretch this round path it will become straight। so ये तीनों के तीनों मोशन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। इसको हम ऐसा मोशन कहते हैं जिसे स्ट्रेट पाथ पे फॉलो किया जाता है। उसके तीन पार्ट्स बताए मैंने आपको। लीनियर मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, रैंडम मोशन इज मूविंग विद रैंडम फैशन, और सर्कुलर मोशन में अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अ बॉडी इज नॉट रोटेटिंग, समझे इस बात को, सर्कुलर मोशन इज नॉट रोटेटिंग, जस्ट बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जैसे कि किसी, अगर आप बहुत अच्छी एग्जांपल्स किए कि एक ग्राउंड का चक्कर, एक ग्राउंड बना हुआ है उसमें आपने जो है वो चक्कर लगाने, एक या दो या तीन चक्कर लगाने, जब आप चक्कर लगा रहे होते हो तो आप ग्राउंड में सर्कुलर मूव कर रहे होते हो, आप अपनी बॉडी के एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहे होते हो। अगर रोटेट करोगे तो रोटेटरी मोशन आ जाएगा। आप अपनी बॉडी के एक्सिस पे रोटेट नहीं करते हो, आप किसी फैशन में सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए आप स्ट्रेट चल रहे होते हो, आपका फेस हमेशा पाथ के अलाउ होता है और आप स्ट्रेट चल रहे होते हो। ठीक है, लेकिन रोटेटरी की बात करूं, आ जाते हैं रोटेटरी पे, थोड़ा सा कम है, जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जहां तक क्लास रह जाएगी वहीं से हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, जब भी आपकी क्लास होती है। 3 मिनट्स है हमारे पास, बल्कि 2.5 मिनट्स है। ठीक है, रोटेटरी मोशन होता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब बॉडी अपने ओन एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है और बॉडी का अपना एक्सिस ये सेंटर है। आप देखिए, बॉडी अगर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होगी, इसका मतलब है ये रोटेटरी मोशन है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर अर्थ रोटेट कर रही होती है, तभी हमारे पास डे एंड नाइट आ रहे होते हैं। सुबह थी, फिर सूरज था और रात होने वाली है, रात हो गई है, अब अंधेरा है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, वो रोटेट कर रही है बेसिकली। ठीक है, तो हम कहते हैं अक्सर कि अर्थ इज रिवॉल्विंग। ठीक है, उससे हमारा डे एंड नाइट चेंज होता है, लेकिन अर्थ सर्कुलर मोशन भी कर रही होती है और वो सन की गिर्द कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ये, और अब मैं बना रहा हूं अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है। गौर से देखिएगा, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, इससे हमारा एयर कंप्लीट होता है। 1 ईयर तक कंप्लीट होता है जब सन के पूरा चक्कर लग जाता है। ये सर्कुलर मोशन है जो सर्कुलर पाथ पे हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे हमेशा सर्कुलर मोशन होगा। तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट इज अ सर्कुलर मोशन, बट अर्थ इज आल्सो रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये होता है हमारा रोटेटरी मोशन। ठीक है, ये हमारे पास फ्री मोशन हो जाएगा, जबकि ये हमारे पास अर्थ का जो है सन के गिर्द घूमना हमारे पास सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट बात करते हैं यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन होता है वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होता है। टू एंड फ्रो का मतलब है बैक एंड फोर्थ, जैसे कि पेंडुलम आपका बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है, तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। यहाँ हमने तीनों एग्जांपल ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एसएचएम बताएंगे, एसएचएम क्या होता है, कौन सा मोशन होता है। तब तक के लिए हमारा अभी टाइम भी खत्म हो चुका है, और इस लेक्चर आप रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी बुक से 9th क्लास से देख के रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी बेसिक्स को स्ट्रांग कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स की क्लास आपकी 10 से 15 मिनट के बाद होगी। जब होगी आपको टेक्स्ट आ जाएगा, परेशानी हो जाएगी, नहीं होगा आपको। ठीक है, मैसेज आ जाएगा आपके पास, तो 10 से 15 मिनट लगेंगे मैथ्स की क्लास में और आप आ जाएंगे उस क्लास में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।